बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। हाशिम, ये रिपोर्ट दी है तुमने? जी सर। वो हाशिम घबराया हुआ था। क्या ये वो लगा रखी है? मुझे सेल चाहिए। तुम्हारा टारगेट पिछले महीने भी कम था। तुमने वादा किया था कि इस महीने कुछ बेहतरी होगी, मगर इस महीने तो पिछले से भी कम सेल है। मुख्तार साहब गुस्से में बोले जा रहे थे। देखो हाशिम, तुम जानते हो अगर तुम अच्छी सेल लाए तो तुम्हारा बिजनेस भी अच्छा बनेगा। फिर भी ऐसी लापरवाही? देखो ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने टारगेट पूरा कर लिया तो ठीक, वरना खुद को तुम इस नौकरी से फारिग समझो। जी सर कहकर हाशिम मुख्तार साहब के कमरे से निकल गया। हाशिम एक 25 साला नौजवान था। उसका आगे पीछे कोई नहीं था। बचपन में ही वालिदैन गांव में आए सैलाब की नज़र हो गए। एक दूर के चचा उसे शहर ले आए थे, उसे पाला पोसा, तालीम दिलवाई, मगर शायद हाशिम की किस्मत में अकेले रहना ही लिखा था। उसके चचा भी रज़ाए इलाही से इंतकाल करके वो एक निजी इदारे में सेल्समैन की नौकरी कर रहा था। अकेले रहने की वजह से उसको जिम्मेदारी का एहसास न रहा था। बस उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो वो उसी पर इक्तफा करता। बोझल कदमों से घर लौटते हुए वो सोचने लगा, अब तो कुछ करना पड़ेगा, वरना ये नौकरी भी हाथ से जाएगी। घर आकर उसने चाय बनाई और चाय पीते हुए सोचने लगा, अब अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहिए, तभी टारगेट हासिल होगा। ये महीना बहुत भारी गुजरने वाला है उस्ताद, वो खुद से बोला। चाय ख़त्म करके वो बेड पर लेट गया और कुछ देर सोचने के बाद अपना लैपटॉप खोला। वो कुछ ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। अगले रोज़ वो एक गांव की तरफ रवाना हो गया, जिसके बारे में मशहूर था कि यहाँ आसपास के गांव के लोग अपना माल बेचने आते हैं और ये गांव मार्केट हब कहलाता है। इससे कभी उम्मीद थी कि यहाँ से उसे अच्छे कस्टमर मिल सकते हैं। उसे बस अपनी सेल बढ़ानी थी, जिसके लिए वो कहीं भी जाने के लिए तैयार था। उसने इस गांव की मार्केट को चुना। गांव का रास्ता बस से कुछ 5 घंटे का था। सुबह मौसम काफ़ी खुशगवार था। उसने एक थैले में प्रोडक्ट सैंपल्स डाले और चल पड़ा। वो काफ़ी पुरउम्मीद था। अभी गाड़ी आधे रास्ते में ही थी कि मौसम ने अपना मिजाज बदला और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ओहो, ये क्या मुसीबत आन पड़ी, उसने सोचा। फिर अपनी रफ्तार कम कर दी। जाने कब पहुंचूंगा उस गांव, उसने सोचा। बादलों ने पूरे आसमान पर काले रंग की चादर तान ली थी। उसने घड़ी देखी तो शाम के 5 बज रहे थे, मगर बाहर ऐसे लगता था जैसे रात होने को है। बाहर शाम की छमछम और बीच बीच में बादलों की गड़गड़ाहट दिल में अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। बदन में कपकपी सी तारी हो रही थी। मौसम में ठंड बढ़ चुकी थी। गाड़ी थोड़े कच्चे रास्ते पर आ चुकी थी। दोनों तरफ पेड़ थे और रास्ते पर सिर्फ हमारी बस की हेडलाइट्स। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अचानक से सामने आकर बस से चिमट जाएगा। दिल में आया, ड्राइवर से कहूँ कि बस को इन पेड़ों के बीच में कहीं रोक दे और इंजन बंद करके लाइट्स ऑफ कर दे। फिर हम बस में ही खुद को बंद कर लें ताकि किसी भी अनजाने खौफ से खुद को बचाए रखें। फिर सोचा ऐसा मुमकिन नहीं, ये तो बस मेरे दिल का खौफ था जो मुझ पर हावी हो रहा था। बस में अभी 10 लोग ही थे। कुछ दूर जाके एक छोटी सी बस्ती आ गई। कंडक्टर ने कहा, आगे रास्ता ख़राब है, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। मैंने कहा, भाई पर गांव तो यहाँ से बहुत दूर है, रास्ता भी ख़राब है। वो बोला, भाई हम माजरत चाहते हैं, इससे आगे जाना इस वक्त मुमकिन नहीं। आप अभी यहीं बस्ती में रुक जाएं, सुबह यहाँ से रिक्शे जाते हैं, गांव के लिए आप उससे चले जाना। सब लोग उतर गए। उनमें से कुछ तो उसी बस्ती के थे। मैं भी सोच रहा था कि किसी से मदद मांगूं, तो सब जैसे ओझल हो गए। रात का सन्नाटा मेरे दिल में खौफ के पैमाने को बढ़ा रहा था। बारिश कभी हल्की कभी तेज हो जाती। मैं बेयारो मददगार इस दहशतज़दा माहौल में खड़ा था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और अपनी टार्च के सहारे रास्ता देखते हुए आगे बढ़ने लगा। मुझे थोड़ी सी दूर एक रोशनी दिखाई दी। मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। मैं ध्यान से रास्ता देखते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ा। कौन है इतनी भयानक रात में यहाँ, मैंने सोचा। फिर घड़ी देखी तो रात के 9:30 बज रहे थे। मैं करीब पहुंचा तो छोटा सा केबिन नमा चाय का ढाबा था।
बस खिड़की नुमा काउंटर था जिस पर लालटेन लटक रहा था, जिसकी रोशनी इस अंधेरे से माहौल में दूर से ही देखी जा सकती थी। मैं वहां पहुंचा तो कुछ ढारस बंधी, पर हैरत अंगेज तौर पर वहां कोई नहीं था। मैं इतना डरा हुआ था कि एक लम्हे को सोचा, इस ढाबे पर जाकर इसे बंद कर लूं, लालटेन को बुझा दूं और छुप जाऊं। न जाने क्यों मुझे एहसास हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है या मेरा पीछा कर रहा है। अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि अचानक ढाबे पर एक लड़की की आवाज़ आई। उसकी अचानक आमद ने मेरे दिल की धड़कनों की रफ्तार बढ़ा दी। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला। अभी इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो बोली, जी साहब, क्या चाहिए? मेरी तो उसे देखकर बोलती बंद हो गई। इतनी खूबसूरत लड़की। ओहो साहब, बोलो भी, क्या देख रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी? नहीं, फिर मैं बोला, वो मुझे आगे गांव जाना था, कोई इंतजाम हो सकता है? उसे देखकर मुझे बचपन की कहानियां याद आ गईं कि चुड़ैलें अक्सर सुनसान मकाम पर होती हैं और बहुत ही खूबसूरत होती हैं। मैं थोड़ा डरा हुआ था। वो बोली, गांव तो अभी भी बहुत दूर है, आप यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। मैंने कहा, कोई मुसाफिर खाना है यहाँ? वो तो नहीं है, पर यहाँ एक मकान है, इसमें आप रात को ठहर सकते हो। मैंने सोचा, ऐसी भयानक रात में सफ़र करना तो बेवकूफ़ी होगी, बेहतर है कि आज रात यहीं रुक जाऊं। मैंने पूछा, किराया क्या होगा? इस पर उसने कहा, सुबह देख लेंगे। उसने ढाबा बंद किया और लालटेन ले लिया। मैंने भी अपनी टार्च रोशन रखी। वो आगे आगे थी, मैं उसके पीछे बार बार उसके पैरों को देख रहा था। कहा जाता है कि चुड़ैल के पांव उल्टे होते हैं। बारिश कदरे हल्की हो चुकी थी, पर हवा के साथ पेड़ों के पत्तों पर टिका पानी छुपाकर जब मुंह पर आता तो बदन में कपकपी सी तारी हो जाती। थोड़ी देर चलने के बाद हम एक मकान पर पहुंचे। बाहर से वो किसी भूत बंगले से कम नहीं लग रहा था। उसके आसपास उगी झाड़ियों से लगता था जैसे कोई बरसों से यहाँ नहीं आया। वो इस मकान के कुछ दूर जाकर रुक गई और फिर कहा, जाओ। मैंने पूछा, चाबियां? बोली, मकान खुला है। ये कहकर तेजी से अंधेरे में गायब हो गई। बस दूर से उसकी लालटेन की रोशनी आ रही थी, जो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होते होते नजरों से ओझल हो गई। मैं हिम्मत करके उस मकान की तरफ बढ़ा। दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मैं टार्च की रोशनी में कदम रखता हुआ बड़ी एहतियात से उस मकान तक पहुंचा। अंदर गया तो बेयकीनी की कैफियत में मैंने लाइट के स्विच ऑन किए। अरे ये क्या, यहाँ तो बिजली थी। मैंने देखा, बाहर से खंडर दिखने वाला मकान अंदर से काफी सलीके से सजा हुआ था। मैं वहां बिस्तर पर बैठा। थकन इतनी थी कि बैठते ही लेट गया। अभी लेटा ही था कि उस बिस्तर में अजीब सी हलचल महसूस हुई। मैं कांप कर रह गया। मैंने बिस्तर से उतरने की कोशिश की, मगर मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया हो। फिर मुझे कुछ होश न रहा। आंख खुली तो खुद को एक कैद खाने नुमा जगह पर पाया। एक शख्स मेरे करीब आया और कहा, तुम्हारी सजा का वक्त हो गया है। मैंने कहा, कैसी सजा और मैं कहाँ हूँ? उसने कहा, तुम ब्रिटिश जेल में हो और परसों तुम्हारी फांसी है। मैं तो जैसे मौत से पहले ही मर चुका था। अरे मेरा कसूर क्या है? मैंने हिम्मत करके पूछा। इतने में वही लड़की मुझे वहां नजर आई। वो मटके में पानी भर रही थी। मैंने कहा, मुझे तो ये लड़की एक घर में लाई थी। मैं भागकर इसके पास पहुंचा और उसका हाथ थाम लिया। अभी मैंने हाथ पकड़ा ही था कि मैंने खुद को उसी बस्ती में पाया। मैंने देखा कि लड़की का हाथ जो मैंने थामा था वो नीला पड़ चुका था। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। सुबह होने को थी। इतने में मुझे मौलवी साहब नजर आए। मैं उनके पास गया और अपना हाल सुना दिया। उन्होंने कहा, मेरे साथ आओ। वो मुझे एक हुजरे में ले गए। कहा, मेरा नाम कादरी है। फिर पूछा, क्या तुमने इस लड़की को छुआ? मैंने इस बात में सर हिला दिया। बोले, हिम्मत से सुनो, वो एक जिनजादी है। ये बरसों पहले की बात है, शायद पार्टीशन से भी पहले की। वो इसी इलाके के एक शख्स पर आशिक थी, पर कुछ दिन गोरे फौजी आए और इसे जेल में ले गए। वजह बताए बिना इस बेचारे को फांसी पर लटका दिया। तब से ये जिनजादी बहुत गजबनाक हो चुकी थी और बस्ती में आने वाले हर शख्स से बदला ले रही है। पर ये मेरा हाथ, मैंने दिखाते हुए पूछा। उन्होंने कहा, फिर तुम्हें इसी मकान में जाना होगा क्योंकि तुम वही हो और वो तुम पर जुल्म कर रहे हैं। अगर कल तुमने खुद को बचा लिया तो ठीक है, वरना ये निशान तुम्हारे पूरे जिस्म को नीला कर देगा। तुम मर जाओगे। तुम्हें कल रात ही निकलना होगा और अपनी फांसी रोकना होगी।
मगर कैसे? मैंने पूछा। उन्होंने मेरे कान में सब कुछ बता दिया। एक तस्वीर मेरे हाथ में दी और उस हुज्रे से चले गए। मुझे कहा तुम रात तक यहाँ रुक सकते हो। वो नीला निशान मेरे जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। मैं काफ़ी परेशान था। रात हो चुकी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस मकान की तरफ बढ़ रहा था। वहां जाते ही मैं बिस्तर पर लेट गया। मुझे लगा जैसे कोई तूफान आ गया हो। इस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे बिस्तर से हटा रहा हो, मगर मैं डटा रहा। फिर कुछ ही देर में मैंने खुद को उस जेल नुमा जगह पर पाया। थोड़ी देर न गुजरी थी कि 2 हवालदार किस्म के आदमी मेरे पास आए और कहा, चलो तुम्हारी फांसी का वक्त हो गया है। मैं उनके साथ हो लिया। मैंने मौलवी साहब की तमाम हिदायतों को अपने दिमाग में दोहराया। मेरी एक ज़रा सी गलती मुझे मौत के मुंह में ले जा सकती थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। फांसी खाने में हैरत अंगेज तौर पर वो लड़की भी थी। ऑफिसर के इशारे पर मुझे तख्ताए दार पर ले जाया गया। कादरी साहब की दी हुई तस्बीह मेरे हाथों में थी। हर तरफ सन्नाटे का आलम था। फिर मेरे चेहरे पर काला कपड़ा डाला गया। उसी वक्त में बोल पड़ा, क्या यहाँ आखिरी ख्वाहिश पूछने का कोई रिवाज नहीं? ऑफिसर ने कहा, हाँ बोलो क्या चाहिए? मैंने कहा, उस लड़की से बात करना चाहता हूँ। फिर मैं नीचे गया। तस्बीह मेरे हाथ में थी। मैंने झट उस तस्बीह वाले हाथ से लड़की का हाथ पकड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ। मुझे होश आया तो मैंने खुद को उसी बस्ती में पाया। मैं भागता हुआ उसी हुजरे में पहुंचा। जोर जोर से कादरी साहब को आवाज़ें लगाने लगा। इतने में एक लड़का मेरे पास आया और बोला, जी फरमाइए। मैंने कहा, मुझे कादरी साहब से मिलना है और उनसे ज़रूरी बात करनी है। जी जी कहिए, मैं ही कादरी हूँ। वो बोला, अरे नहीं तुम नहीं, वो दूसरे कादरी थे। फिर मुझे उस हुजरे में उनकी तस्वीर नजर आई। मैंने कहा, इनसे मुझे मिलना है। इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भाई आप होश में तो हैं? ये मेरे दादा हैं महमूद कादरी, जिनका इंतकाल हुए एक अरसा बीत गया है, और ये मेरे वालिद साहब की तस्वीर है। उसने दूसरी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, और फिर मैं दंग रह गया। कहने लगा, मैं असलम कादरी हूँ। मेरा सर तो बुरी तरह चकरा रहा था। लड़का बोला, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप आराम करें, मैं आपके लिए नाश्ते का बंदोबस्त करके आता हूँ। मैं वहीं बैठा उसकी तस्वीर देख रहा था। ये लड़का नाश्ता लाया, फिर मुझे बस स्टैंड तक छोड़ा। फिर मैं वहीं से अपने शहर आ गया। लगभग 1 हफ्ते मेरी तबीयत खराब रही। फिर जब हवास ठिकाने पर आए तो मैंने सोचा, क्या मैं किसी कहानी का किरदार बन चुका था? क्योंकि ऐसा तो मैंने बचपन की कहानियों में ही पढ़ा था, पर आज जो मुझ पर बीती वो मैं ही जानता हूँ। इतने दिन गैर हाजिर रहने की वजह से मेरी नौकरी भी चली गई। आज मैं एक नई नौकरी की तलाश में हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।